स्टार्ट करते हैं क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 7 से ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. In chapter 1 you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter, but with time they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. मतलब आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जो एकदम स्टार्टिंग के थे यानी आदि मानव जो थे, वो पूरी तरह से नेचर पे डिपेंडेंट थे. फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए या रहने के लिए, चाहे वो कपड़े पहनते थे वो मतलब घास फूस लगा लेते थे, पत्ते लगा लेते थे या एनिमल्स की स्किन लगा लेते थे, तो सब कुछ नेचर पे डिपेंडेंट थे कम्प्लीटली. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, उन्होंने नए स्किल सीखे, नई चीज़ें सीखी ताकि वो फूड को ग्रो कर सकें, अपने घर बना सकें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए उन लोगों ने नए नए स्किल्स सीखे. इन दिस वे दे मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव्ड. तो अब जहाँ वो रहते थे उन्होंने उसी इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लिया, पहले से अलग बनाया, बेटर बनाया. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम. सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं. ठीक है. अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे वो ट्री पे रहते थे या फिर वो केव्स में रहते थे, यानी गुफाओं में रहते थे, या फिर वो पेड़ों पे रहते थे. कई बार पेड़ों के अंदर जगह बना लेते थे, वहाँ रहते थे. जब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया, लाइक उन्होंने फसल खेती करना शुरू कर दिया, अपने अकॉर्डिंग खुद ही प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए या फिर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, तो उनको फिर लगा कि उनको ज़रूरत है परमानेंट होम की. द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैली एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल. एक रीज़न ये भी था कि उन लोगों ने जो घर बनाए वो वैली के पास थे, रिवर वैली के पास, मतलब नदियों के पास होते थे. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो लैंड होता था वो काफ़ी फर्टाइल होता था. ठीक है. तो सेटलमेंट कहाँ होगा? जो प्रॉपर सेटलमेंट हुआ वो रिवर वैली के पास होता था. हमेशा ऐसी जगह होता था, शुरुआत की बात है ये, अभी की बात नहीं है, जहाँ पे पानी अवेलेबल होता था, तो उन लोगों को हर चीज़ के लिए पानी भी मिल जाता था. उसके बाद है जब ट्रेड होने लग गया, व्यापार होने लग गया, मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई, चीज़ें बनने लग गई, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर. फिर वो पूरी तरह से फैल चुका था, प्रॉपर सेटलमेंट होने लग गया. सिविलाइजेशन मतलब लोग प्रॉपरली एडजस्ट होने लग गए थे, डेवलप करने लग गए थे. उसके बाद उन्होंने बोला था, डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर इन द टाइगर, नाइल एंड ह्वांग. ये अलग अलग रिवर्स के पास की जगह हैं जहाँ पे सिविलाइजेशन या ह्यूमन मैनकाइंड ने स्टार्ट किया था रहना. ठीक है. उसके बाद है सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी. अब ये चीज़ है कि जो सेटलमेंट होता है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है. मतलब कि परमानेंट यानी लंबे टाइम के लिए भी और टेम्परेरी मतलब थोड़े टाइम के लिए. अब इसके बीच का डिफरेंस हम समझने की कोशिश करते हैं. सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट. वो सेटलमेंट जो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है, नाम से ही पता चल रहा है टेम्परेरी. ठीक है. जो थोड़े टाइम के लिए लोग घेर के रखते हैं, ऑक्यूपाई करके रखते हैं, उसको हम टेम्परेरी सेटलमेंट बोलते हैं. The people living in deep forest, hot and cold deserts and mountain often dwell in such temporary settlement. यानी कि वो लोग जो डीप फॉरेस्ट में रहते हैं या ठंडे या गर्म जगह पे रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, मोस्टली वो लोग टेम्परेरी सेटलमेंट के अंदर आते हैं. ठीक है. अब वो लोग क्या करते हैं, वो हंटिंग करते हैं, जानवरों को मारते हैं, इकट्ठा करते हैं सामान. शिफ्टिंग कल्टिवेशन यानी कि झुमंतु खेती, क्या करते हैं, एक जगह पे खेती करते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए उसको बर्न कर देते हैं और फिर नेक्स्ट जगह मूव कर जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें उनके अंडर आती है. हाउ एवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट. यानी कि अब जो हम सेटलमेंट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट उसमें वो परमानेंट सेटलमेंट है. यानी कि लोग अब अपने घरों में रह रहे हैं लेकिन उन्हें मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं ये नहीं कह रही कि टेम्परेरी होता नहीं होगा, लेकिन अब 85 से 90% तो परमानेंट सेटलमेंट होता ही होगा, क्योंकि अब लोगों के पास अपने पक्के घर हैं, उन्हें बार बार मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कुछ कैटेगरी हैं जिनको अभी भी मूव करने की ज़रूरत पड़ती है, कई ट्राइबल लोग भी हैं, बट फिर भी ये बात हो रही है टेम्परेरी और परमानेंट की. इसके बाद एक छोटा सा ब्लू कलर का कॉलम है जिसमें लिखा है द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड इट साइट. यानी कि जब आप देखते होंगे कि होता है कि इस साइट पे घर बना लेते हैं, इस साइट पे वो फैक्ट्री बनेगी, मतलब वो जगह है जहाँ पे कोई बिल्डिंग या फिर कोई घर बनेगा, जहाँ प्रॉपर सेटलमेंट होगी, उसे साइट बोलते हैं. ठीक है. द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर, यानी अगर कोई एक अच्छी साइट चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, तो उसका क्लाइमेट बहुत अच्छा होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए. ऐसा ना हो बस बारिश ही होए जा रही है या सिर्फ धूप ही है. पानी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, लैंड प्रॉपर होना चाहिए और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए ताकि खेती बाड़ी हो सके.
ठीक है, अब एक पैराग्राफ के थ्रू बताया गया है, वो भी हम पढ़ लेते हैं. इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी. शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक. मैरी की बर्थडे पार्टी थी, वो और उसके दोस्त वेट कर रहे थे गुरप्रीत का ताकि वो आए और मैरी केक काट सके. एट लास्ट गुरप्रीत अराइव टायर्ड कफिंग एंड वीजिंग. फिर गुरप्रीत आई, वो काफ़ी थकी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा खांस रही थी, उसको सांस फूल रही थी. शी एक्सप्लेन दैट ट्रैफिक जैम वॉज टेरेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, बिल्कुल भी मतलब निकलने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड. मैरी की जो मम्मी थी मिसेस थॉमस, उन्होंने गुरप्रीत की पीठ पे हल्का सा मतलब ऐसे सहलाया. उफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी, यानी कि हमारी सिटी में कितना पोल्यूशन है. प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज. ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज़. तो प्रसाद पूछता है कि वो जस्ट अभी अभी अपनी विलेज से आया था, उसने पूछा कि ये सिटीज़ के अंदर इतना ट्रैफिक जैम और इतना पोल्यूशन क्यों होता है. द नंबर ऑफ व्हीकल इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़. फिर वो क्या बोलती हैं कि जो व्हीकल्स हैं उनके नंबर हर दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रो कर रही है. मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड देन वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़. अगर सिटीज़ में इतनी प्रॉब्लम है तो लोग सिटीज़ क्यों आ रहे हैं. तो उसकी मम्मी बोलती हैं दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी. अगर लोग गांव से सिटीज़ में आ रहे हैं क्योंकि वो बेटर एजुकेशन की तलाश में कि यहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी मिलेंगी, उसके अलावा जॉब्स बहुत अच्छी मिलेंगी, तो इन सब के चक्कर में लोग आ रहे हैं. वेरी फर्दर इंक्वायर्ड इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़ वेयर विल ऑल द पीपल लिव. अगर इतने लोग आते रहेंगे तो सारे लोग कहाँ पे रहेंगे. तो मिस्टर थॉमस कहते हैं दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट वेयर पीपल स्टे इन कंजस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशन. ये इसी वजह से आप लोग देखते हो कि लोग कितने कंजस्टेड और अनहाइजीनिक मतलब गंदी कंडीशन में रहते हैं. वो लोग एक साथ छोटे छोटे होती है ना कि छोटे छोटे घर बना के, टेम्परेरी घर बना के रहते हैं और वहाँ पे प्रॉपर पावर भी नहीं होती, प्रॉपर वाटर सप्लाई भी नहीं होती, और वो सिटीज़ में प्रॉब्लम होती है. अवर विलेजेस में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल्स, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इट. फिर वो क्या बोलता है, प्रसाद बोलता है कि हमारी चाहे विलेजेस जो हों उसमें चाहे सिनेमा हॉल्स नहीं है, चाहे स्कूल्स नहीं है या हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन काफ़ी ओपन स्पेसेस हैं और फ्रेश एयर वहाँ पे होती है. व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल. लेकिन जब मेरे ग्रैंडफादर बीमार थे तो हमें उनको कहाँ लेके जाना पड़ा, सिटी हॉस्पिटल. फ्रॉम द अबव कॉन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट. यानी कि इस तरह से अगर हम इसको पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि दो तरह के सेटलमेंट की बात हो रही है. द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट. एक जो गांव का है दैट इज़ रूरल सेटलमेंट, और अर्बन सेटलमेंट मतलब शहर का. द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading etc. यानी क्या होता है कि जो villages हैं वहाँ पे क्या है, रूरल सेटलमेंट है और लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी हैं जैसे कि फिशिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, क्राफ्ट वर्क हो गया, ट्रेडिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई. रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड. यानी कि जो रूरल सेटलमेंट होता है हो सकता है बहुत फैला फैला हो या हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो, मतलब बिच बिच के बनाए लोग एक साथ एडजस्ट कर रहे हैं. उसके बाद है अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ ड्वेलिंग वेयर एवर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल. यानी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है, एक बिल्ड एरिया है, क्लोजली बिल्ड एरिया, जहाँ पे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, जहाँ पे क्या है फ्लैट्स और लैंड, जहाँ पे भी लैंड मिलेगा फ्लैट लैंड वहाँ पे क्या होता है, घर वगैरह बन जाते हैं. तो ये आप देखो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट दिखेगा. इन अ स्कैटर सेटलमेंट जो ये वाला आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या आता है, ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया. जो भी लोग रहते हैं उनके घरों के बीच में काफ़ी स्पेस होता है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट. और ये कहाँ दिखेगा आपको, हिली ट्रैक्स में, जो ऊपर पहाड़ों में जो रास्ता आता है, प्लस फॉरेस्ट जो आते हैं, थिक फॉरेस्ट वहाँ पे, और एक्सट्रीम क्लाइमेट, सब जगह आपको ये दिखता है. ठीक है, तो दो तरह के सेटलमेंट जो बिल्कुल बिचे बिचे से हैं वो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, और एक खुला खुला जो है वो है स्कैटर्ड सेटलमेंट. इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर इन्वायरमेंट. यानी कि रूरल में क्या होता है, लोग ऐसे घरों में रहते हैं इस तरह से कि उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल हो.
इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, वहाँ पे स्लैंटिंग रूफ होती है। मतलब समझ लो नॉर्मल घरों में, अगर शहरों में आपको ऐसे घर दिखेंगे तो रूरल में जो आपको होंगे वो ऐसे घर दिखेंगे, ताकि पानी अगर यहाँ गिरे तो वो यहाँ से पास ऑन हो जाए, ठीक है। इस तरह से डिफरेंस इसने बोला है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो बना होता है। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट इन द रेनी सीजन, यानी वो जगह जहाँ पे पानी रेनी सीजन में इकट्ठा होता है, वहाँ पे जो घर होते हैं वो ऐसी जगह बने होते हैं जो ज़मीन से थोड़े ऊंचे हों। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो फोटो में कि यहाँ पे कैसे ये डंडे डंडे लगा रखे हैं, यही बात हो रही है स्टिल्ट्स की, कि घर इस पे बने हुए हैं। थिक मड वॉल्ड हाउसेज विथ थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। अब उसने क्या बोला कि जो मड वॉल्ड है, मोटी मोटी सी दीवारें, ठीक है, जिसमें क्या होता है रूफ होती है थोड़ी टूटी फूटी सी, वो बहुत ही कॉमन होती है हॉट क्लाइमेट में, ऐसे एरियाज़ में जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा हॉट होता है। लोकल मटेरियल्स, अब जो नॉर्मली मिलने वाली चीज़ें हैं जैसे कि स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ, ये सब यूज़ होती हैं हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट, यानी कि जो टाउन्स हैं वो क्या हैं, छोटे होते हैं, और सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। सिटीज़ में काफ़ी मतलब फैला हुआ होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी डेवलप्ड होता है। अर्बन एरियाज़ में जो लोग हैं दे आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। लोग किसमें इंगेज होते हैं, बिज़ी होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, वो चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में, उनका बनने में, उनको बेचने में, और बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि कॉल सेंटर वगैरह, इन सब में वो इंगेज होते हैं। लेकिन विलेजेस में मोस्टली लोग एग्रीकल्चर या छोटे मोटे काम में इंगेज होते हैं जो उनका प्राइमरी लेवल का आता है, ठीक है। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। अब ये आपके लिए ये कोई भी आप विलेजेस, टाउन और सिटीज़ देख के बता सकते हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव, यानी ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह या चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी स्टार्टिंग के दिनों में क्या होता था, काफ़ी टाइम लगता था लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में, लोगों को वॉक करना पड़ता था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एनिमल्स को कैरी, मतलब एनिमल्स के थ्रू अपनी चीज़ों को इधर से उधर पहुँचाते थे। अब हुआ क्या, उसके बाद हुआ इन्वेंशन व्हील का, और जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ ट्रांसपोर्ट काफ़ी इजी बन गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप, बट इवन टुडे पीपल यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कि टाइम के साथ साथ अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मीन्स डेवलप हो गए, लेकिन लोग आज भी क्या करते हैं, एनिमल्स को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, अगर उसकी हम बात करें तो देखो, पहले जैसे अगर नॉर्मल व्हील बना, फिर एनिमल के पीछे उन्होंने व्हील लगाया, गाड़ी लगा के, कार्ट टाइप, उसके बाद धीरे धीरे और जैसे बाइक, कार और रेलवे एंड देन एयरप्लेन, यानी बहुत सारी चीज़ें बन गई जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट, शिप, ये सब चीज़ें बन चुकी थी। लेकिन आज भी लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। इन आवर कंट्री डंकीज़, म्यूल्स, बुलॉक्स एंड कैमल आर कॉमन, और ये सब चीज़ें हमारी कंट्री में कॉमन है। इन द एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका llamas आर यूज्ड एज आर याक्स इन तिब्बत। ये बता रखा है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स को यूज़ किया जाता है एज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया, यानी लोग जो स्टार्टिंग में थे, जो बेचते थे सामान वगैरह, वो लोग क्या करते थे, उनको बहुत साल लगते थे, कई बार कई महीने लग जाते थे इंडिया पहुंचने के लिए। दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट, वो क्या करते थे, या तो सी रूट लेते थे या लैंड रूट लेते थे। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर, अब एरोप्लेन्स की वजह से क्या हो गया, ट्रैवलिंग फास्ट हो गई है, काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचना है तो कुछ घंटे में पहुंच जाते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा है ना, 6 to 8 आवर्स लगते हैं अगर आपको इंडिया से यूरोप ट्रैवल करना हो तो। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी, जो नए तरीके के ट्रांसपोर्ट अब डेवलप हो गए हैं वो टाइम भी बचाते हैं और एनर्जी भी बचाते हैं। द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, यानी कि वो 4 तरीके के ट्रांसपोर्ट जो आज यूज़ में हैं, दैट इज़ रोड के थ्रू, रेलवे यानी रेल ट्रेन्स के थ्रू, वाटरवे पानी के थ्रू एंड एयरवेज। उसके बाद है देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। अगर हम देखें इंडिया में कई सारे नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इंडिया में वो है एक्सप्रेसवेज की। द गोल्डन क्वाड्रिलेटर कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, और एक है जो कनेक्ट करता है चारों को, दैट इज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को।
Now, let's study about roadways. The most common used means of transport, especially for short distances, are road. यानी कि जिस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं वो है रोड. ठीक है, छोटी छोटी डिस्टेंसेस कवर करने के लिए रोड का यूज़ होता है. इनफैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज़ होता है, बट नॉर्मली अगर हम बोलें तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए रोड्स यूज़ होते हैं. अब हो सकता है मेटल रोड्स हो, जिसको हम बोलते हैं पक्की रोड्स होता है ना, पक्की रोड्स हो, और दूसरा हो सकता है अनमेटल, दैट इन कच्चा. ठीक है, द plains have a dense network of roads. Roads have also been built in terrains like desert, forest and even high mountains. यानी कि जो प्लेन्स होती हैं, प्लेन्स एरिया हैं, ठीक है, जैसे कि हिली एरिया अलग होते हैं, प्लेन अलग होते हैं, तो वहाँ पे प्लेन्स पे बहुत आपको रोड मिल जाएंगी. लेकिन अगर आपको रोड्स देखनी है तो डेजर्ट में भी मिलेंगी, फॉरेस्ट के एरियाज़ में मिलेगी, और इनफैक्ट माउंटेन में भी. जब आप कभी कहीं माउंटेन एरियाज़ में जाओगे आप देखोगे कि रोड, पहाड़ों के बीच में से रोड बनी होती है, तो इसलिए उसने ये लिखा है. फिर लिखा है मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड. जो मनाली से लेके लेह हाईवे है वो वन ऑफ द माउंटेन में जो हाईएस्ट रोडवेज है, यानी सबसे ऊपर की तरफ जो रोडवे है वो है. वन ऑफ द, नॉट सबसे ज़्यादा, बट अगर हम देखें कि सबसे ऊपर जो हाई बने हुए हैं रोडवेज वो कौन कौन से हैं, तो उसमें ये भी आता है. रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज अंडरपाथ. कुछ रोड्स क्या होती हैं वो अंडर बिल्ड होती है. कई बार आप देखते हो, आप जा रहे हो कहीं से और नीचे से एकदम कहीं किसी भी जगह के अंदर से रोड निकलती है, तो उनको सबवे बोलते हैं या फिर अंडरपाथ बोलते हैं. फ्लाईओवर्स आर बिल्ड ओवर रेज स्ट्रक्चर्स. और एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ फ्लाईओवर, जो किसी भी उठी हुई चीज़ पे बनता है. समझ लीजिए एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके ऊपर से कोई फ्लाईओवर निकल के गया, यानी कि उस बिल्डिंग के ऊपर से बना दिया, या बड़े उठे हुए स्ट्रक्चर्स के ऊपर फ्लाईओवर बनते हैं. ठीक है, तो सबवे यानी जो अंदर बनते हैं, अंदर की तरफ अंडरग्राउंड बनते हैं, और फ्लाईओवर्स जो उठे हुए बनते हैं. अगर आप दिल्ली में देखोगे तो कई मेट्रो ऐसी हैं जो क्या हैं, अंडरग्राउंड होके जाती हैं, मतलब वो ज़मीन से नीचे हैं. ठीक है, तो ये उसी की बात हो रही है. नाउ we will study about railways. Railways carry heavy goods and people over long distances quickly and cheaply. यानी कि लोगों को अगर थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी हो तो रेलवे उनको एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सस्ते में, चीप में पहुंचा देता है. अगर आप फ्लाइट टिकट्स और रेलवे टिकट्स को कंपेयर करोगे तो रेलवे टिकट सस्ते होते हैं. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. यानी कि जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ और जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जब इंडस्ट्रीज़ बनने लग गई थी, तो क्या हुआ, उसकी वजह से बहुत जल्दी डेवलपमेंट होने लग गई थी रेल ट्रांसपोर्ट की. डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन. और पहले स्टार्टिंग में स्टीम इंजन आया था, लेकिन अब डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स ने क्या किया है, स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया है. इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर. कई जगह पे बहुत ही सुपर फास्ट ट्रेन्स बनने लग गई हैं जो क्या करती हैं, जल्दी से जल्दी जर्नी को पूरा कर देती हैं. The railway network is well developed over the plain areas. रेलवे नेटवर्क जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ भी प्रॉपरली डेवलप्ड है. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also. अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लोगों को, जो लोगों ने क्या किया है, ट्रेल वगैरह जो हाई माउंटेन एरियाज़ होते हैं, डिफ़िकल्ट माउंटेन एरिया, वहाँ पे भी बिल्ड करती हैं. बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर. लेकिन नंबर्स में काफ़ी कम है, ये काफ़ी कम है, मतलब ज़्यादा नहीं है बट हैं. इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड. इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वेल डेवलप्ड है और एशिया में लार्जेस्ट है. उसके बाद लिखा है द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू लासा रन एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव सी लेवल एंड हाईएस्ट पॉइंट इज़ 5072 मीटर. तो यहाँ पे बोला है कितना ऊपर ये वाला पर्टिकुलरली आपका जो रेल है वो चलती है. नाउ The Trans-Siberian Railway is the longest railway system connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok on the Pacific coast. ये बता रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक. आपका एक बार इसको हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो आप देख सकते हो कितना मतलब वास्ट है ये. तो रशिया भी काफ़ी बड़ा है, इसको भी अलग अलग टाइम जोन्स में बांटा गया है. नाउ वाटरवेज. अब जो पानी के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है जो भी है वो सब वाटरवेज के अंडर आता है.
इसको पढ़ लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। स्टार्टिंग से जब चीज़ें ज़्यादा डिस्कवर भी नहीं हुई थी, लोग इंडिया में पानी के रास्ते से आते थे, तो वाटरवेज स्टार्ट हो चुका था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और वो काफ़ी चीप होता है अगर हैवी गुड लेके जाना हो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, ठीक है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। दो तरह के मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनलैंड वाटरवे और सी रूट। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज, यानी कि कुछ जिनके आराम से जिनके ऊपर से निकल सकते हैं, यानी कि जो रिवर्स और लेक्स हैं जिनको यूज़ करा जा सकता है एज ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, उनको इनलैंड वाटरवेज के अंदर हम रख देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज जो हैं वो दे रखे हैं, द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। तो ये चीज़ें वो हैं जो लाइक लेक और पॉन्ड्स वगैरह, पॉन्ड्स नहीं सॉरी, रिवर और लेक जिसमें से वाटर लाइक ट्रांसपोर्ट हो पाता है, इनको इनलैंड के अंदर हम रखते हैं। लेकिन फिर आते हैं बड़े बड़े सीज़ वगैरह, सीज़ और ओशियन, तो वो आते हैं बड़ी चीज़ों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जाने के लिए, उनको हम सी रूट्स या फिर ओशियनिक रूट्स बोलते हैं। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, और ये जो रूट्स होते हैं ना, ये किससे कनेक्टेड होते हैं? दीज आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर सिंगापुर, यानी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से हैं? सिंगापुर है, मुंबई है, एशिया में मुंबई है, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका एंड रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, दुर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका। तो ये सारे वो हैं जो डिफरेंट जो क्या है पोर्ट के अंदर आ जाते हैं, यानी कि जिनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान ले जाने के लिए, कुछ भी ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। Now let's come to airways. This is the fastest way of transport developed in the early 20th century. 20th century की स्टार्टिंग में ही डेवलप हुआ था, ठीक है, और ये फास्टेस्ट वे है, लेकिन हाँ ये एक्सपेंसिव है क्योंकि जो फ्यूल होता है वो हाई कॉस्ट का होता है, सो इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल की वजह से ये महंगा होता है। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। जो एयर ट्रैफिक होता है, अगर तूफ़ान आ रहा है या बहुत तेज़ हवाएं हैं, सो उससे ये चीज़ों पे अफेक्ट पड़ता है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। अगर आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे कोई रोड्स नहीं है, रेलवे की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे ये एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा मीडियम रहता है जाने के लिए। हेलीकॉप्टर्स भी एक्सट्रीमली यूज़फुल होते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्सेसिबल ना हो जो एरियाज़, ठीक है, या फिर कैलेमिटीज़ के टाइम पे जब सारी चीज़ें बंद होती हैं या फिर कई बार वायर सिस्टम, रेलवे सिस्टम सब डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप देखते होंगे वीडियोज़ में कि जो लोग उनको सामान पहुँचाते हैं राहत का, वो हेलीकॉप्टर के थ्रू भी पहुँचाते हैं क्योंकि उस टाइम पर वो ईजी होता है उसको लेके जाना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जो वो हैं दिल्ली में, मुंबई में, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो, तो बहुत अलग अलग जगह पे हैं। इसके बाद एक बार कम्युनिकेशन और पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली अपने मैसेज को कन्वे करना, जो आप चाहते हो, जो मैसेज आप किसी और को बताना चाहते हो या कोई और आपको कुछ बताना चाहता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि लोगों ने नए तरीके ढूंढ लिए कम्युनिकेशन के, ठीक है। द फिगर 7.10 एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे दिखा रखा है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से डेवलप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लोग दिखा रखे हैं, फिर देखो अलग अलग से कबूतर लोग कैसे दिखाते थे टीवी पे, इस तरह से फिर पोस्ट चलनी शुरू हुई, फिर न्यूज़पेपर आए, और अब देखो अब तो बहुत ही एडवांस हो चुका है, फ़ोन भी है, टीवी भी है, कंप्यूटर भी है। यहाँ पे एक ये आपको सैटेलाइट दिखा रखी है, सैटेलाइट के बारे में आप आगे बढ़ेंगे, बट इट इज़ वेरी यूज़फुल। अगर आपको कोई भी चीज़ देख पा रहे हो, आप टीवी पर कुछ चीज़ देख पा रहे हो, फ़ोन कॉल कर पा रहे हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, जो चेंजेस आए हैं और जिस तरह से बेटर हुआ है कम्युनिकेशन फील्ड, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन है वर्ल्ड का, आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन, यानी कि अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं और एंटरटेन भी करते हैं। थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। आज आपको कुछ देखना है, आप टेलीविज़न खोलोगे, आपको पता चल जाएगा। एक टाइम था जब ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लोगों को अगले दिन पता चलता था कि कुछ हुआ है, और कई बार जब न्यूज़पेपर नहीं था तब तो ये भी पता नहीं चलता था। इसलिए इनको हम बोलते हैं मास मीडिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? मास मीडिया। उसके बाद
द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। वही सैटेलाइट की बात पे हम आ गए कि सैटेलाइट्स ने क्या किया है, कम्युनिकेशन को बहुत फास्ट कर दिया है। सैटेलाइट्स ने क्या किया है, ऑयल एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट का सर्वे, अंडरग्राउंड वाटर का सर्वे, मिनरल वेल्थ का सर्वे, कितना मिनरल है, वेदर फोरकास्ट कैसी है, डिज़ास्टर वार्निंग, इन सब पे बहुत हेल्प करी है। ये सब हम लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो गया है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। अब हम क्या कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं नेट के थ्रू, ठीक है। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेल्यूलर फोन्स हैव बीन वेरी पॉपुलर टुडे। यानी कि जो फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, वही चीज़ जो आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे डायरेक्टली कॉल कर देते हो, किसी भी दोस्त को फ़ोन मिला देते हो, वो बहुत पॉपुलर हो गया। ये सब भी सैटेलाइट की वजह से है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन एंड इंट्रैक्शन बट ऑल्सो मेड अवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। इंटरनेट से भी एक तो ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई है, कंफर्टेबल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम कोई चीज़ बाहर जाके कराते थे, जाना ही पड़ता था। अब हर चीज़ ऑनलाइन है, आपको कहीं की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके पास सामने आ जाएगी। तो हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा क्योंकि हम उसी जनरेशन में हैं, उसी चीज़ों को हमने देखा है। लेकिन अगर आप पुराने लोगों से पूछें, यानी कि हमारे मम्मी पापा से हम पूछें, तो आपको पता चलेगा कि कितना चेंज आया। उनके टाइम पे आधी चीज़ें होती भी नहीं थी जो अब हैं, ठीक है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर, अब वही फ़ायदे दे रखे हैं। अगर कोई फ़ायदे पूछे तो हम अपनी टिकट्स को रिज़र्व करवा सकते हैं। सिनेमास तक हम घर बैठे बैठे बुक करा सकते हैं, खाना हम ऑर्डर कर सकते हैं, सारी चीज़ें इट्स बिकॉज ऑफ द आपका नेट, ठीक है। विद दिस काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन, वी आर लार्जर ग्लोबल सोसाइटी। हम एक प्रॉपर ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ी हुई सोसाइटी हैं, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, जिसमें हमने वाटरवेज़ के बारे में पढ़ा, रेलवेज़ के बारे में पढ़ा, और ट्रांसपोर्ट के अलग मोड्स हमने पढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेटलमेंट के बारे में पढ़ा। तो ये था चैप्टर 7 क्लास 7 ज्योग्राफी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको और चैप्टर्स देखने हैं ज्योग्राफी के तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री, साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिए, वरना मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करके अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।